सोचें ही असल में कॉग्निटिव अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हर चीज़ सोचों से जन्म लेती है। सोचों को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इन शॉर्ट उनकी अप्रोच है। ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो है, ये एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को ही डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी कहते हैं। यानी डिस्प्लेस कर दो, बुरे ख्यालात को अच्छे ख्यालात से डिस्प्लेस कर दो, दैट्स इट, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूं। अब देखिए ये 4 अप्रोच हैं, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक और साइकोडायनेमिक। बिहेवियरल वाले जो है वो बिहेवियर और एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमनिस्टिक वाले हैं वो इनर पोटेंशियल और विल पावर पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो साइकोडायनेमिक अप्रोच वाले हैं वो बहुत डीप लाशऊर के जो थॉट्स हैं, जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उन पे फोकस करते हैं। अब मैं एक मिसाल से हमेशा समझाता हूँ कि देखें, मिसाल के तौर पे कोई बंदा इन चारों साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसका मसला ये होता है कि उस बंदे का ये बिलीफ बन चुका है कि दुनिया में अच्छाई नहीं है या दुनिया में मोहब्बत नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी देयर इज नो सच थिंग एज लव। वो इतना कड़वा हो चुका है वो बंदा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्सपीरियंसेस। अब कॉग्निटिव वाले के पास जाएंगे तो वो किस तरह उसके साथ डील करेगा? वो उसको सिंपली ये डील करेगा कि वो उससे बातचीत करेगा और वो बातचीत करते हुए सिंपली उसमें पॉजिटिविटी डाल रहा होगा और इतने माहिराना अंदाज में डाल रहा होगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत माहिर होते हैं, ये जो इस तरह के थेरेपिस्ट होते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देते कि आपको पॉजिटिव कर रहे हैं बातों बातों में। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहेगा कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं है, कोई जो है ना वो खैर खाई नहीं है, सब सेल्फिश हैं, सब अपना मतलब देखते हैं और कोई लाभ नहीं है दुनिया में, बस ये दुनिया जो है ना एक क्योस है और हमें क्यों पैदा कर दिया गया, मतलब अल्लाह मार ही देता तो बेहतर था, इस तरह की बातें। ठीक है, तो वो सिंपली उनसे पॉजिटिव गुफ्तगू करने लग जाएंगे कि नहीं देखें दुनिया में मोहब्बत है वगैरह वगैरह, इस तरह पॉजिटिव जुमले। यू गेट माई पॉइंट, यानी सिंपली नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से वो रिप्लेस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा थेरेपी एक सेशन में नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि उसकी सोच तब्दील हो, ताकि वो पॉजिटिव बात करे, पॉजिटिव बात सुने, फिर तब्दील हो उसकी सोच। ठीक है, ये होता है बेसिकली। बिहेवियरल अप्रोच वाले के पास अगर वो जाता है तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसको मशवरे देगा कि यार सबसे पहले तो आप नहाया करें। ठीक है, यानी आपने नहाना ही छोड़ दिया, सबसे पहले तो आप साफ सुथरे रहा करें। इसके बाद ये कि आप अच्छे कपड़े पहना करें, कलरफुल कपड़े पहना करें। ये क्या आपने काले काले कपड़े पहने हुए, ठीक है ना, आप अपने बाल संवारा करें। वो इस तरह की चीज़ें एड्रेस करेगा उसकी। वो कहेगा यार अपने माहौल चेंज करें, आपने इतना डार्क कमरा बनाया हुआ है, मतलब इस कमरे में तो कोई भी डिप्रेस हो जाए आके। ठीक है, आप अपनी बेडशीट साफ सुथरी रखा करें। ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी चेंज करें, अपने दोस्तों को चेंज करें। फिर वो मे बी ये एड्रेस करेगा कि आप गाने कौन से सुनते हैं। अब वो बंदा पता लगे जोन एलिया की शायरी सुन रहा है या वो जो है वो कवालियाँ सुन रहा है पुरानी दुखी किस्म की, तो फिर उसकी सारी सोच यही बन चुकी है कि दुनिया जो है ये मैस है। या वो जो है ना वो नाहिलिज्म की मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं। जो नाहिलिस्ट फिलोसफर्स गुजरे हैं, जो वो था फिलोसफर बहुत बड़ा जर्मन नीचे, तो उसके आप कोट सुने, वो बहुत बड़ा नाहिलिस्ट था। नाहिलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो वर्ल्ड हेटेड फिलोसफी है, कि दुनिया से नफरत फिलोसफी। और ये तमाम जो वेस्टर्न लिटरेचर आपको मिलता है 18वीं और 19वीं सदी का, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो पोइट हो कोई बहुत बड़ा, चाहे वो कोई फिलोसफर हो, वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है, जर्मन भी आते हैं उसमें, वो नाहिलिज्म की मूवमेंट है। इसीलिए आप गौर करें, वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, कभी आपने गौर किया? डार्क आर्ट है बहुत ज़्यादा, और इस्लामिक आर्ट बहुत होपफुल है। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है। आप किसी आर्ट के स्टूडेंट से कभी पूछिएगा, वेस्टर्न आर्ट इज़ वेरी गॉथिक, वेरी डार्क, उसमें डिप्रेसिंग चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, और इस्लामिक आर्ट इज़ फुल ऑफ कलर। आप कैलीग्राफी देखें, आप हमारे स्ट्रक्चर्स देखें कितने कलरफुल हैं। आप वेस्टर्न स्ट्रक्चर देखें, बिल्डिंग्स के बहुत गॉथिक हैं, बहुत अजीबोगरीब वाइब आती है, बहुत शैतानियत सी टपकती है उनमें, डिमोनोलॉजी की झलक मिलती है। ठीक है, उसकी वजह यह कि वेस्टर्न जो माशरा है वो बहुत डिप्रेशन से गुजरा था, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें 15 to 17 सेंचुरी, बहुत डिप्रेशन वाला उनकी सोसाइटी में डिप्रेशन थी। ठीक है, तो उस वजह से उनके इंटेलेक्चुअल जो हैं वो बहुत डार्क साइड की तरफ गए और वो बाकायदा नाहिलिस्ट फिलॉसफी के कायल हो गए थे कि ये सब फजूल है, रिलीजन भी फजूल है, चर्च भी फजूल है, चर्च भी धोखा देता है, पोप भी धोखा देता है, ये सब आपस में मिले हुए, इस तरह की बातें।
ठीक है, और कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम सब ने कुचले जाना है, मारे जाना है। यानी इस तरह के आपको उनके कोट्स भी मिलेंगे जब आप उन फिलोसफर्स को डीप डाउन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये फिर आगे इन थ्योरीज ने मजीद इन ख्यालात को जो है ना वो स्ट्रेंथन किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो पूरी जंगल की थ्योरी है कि बस अपने आप को बचाओ, दूसरों की छोड़ो। ठीक है, तो ये एक मटीरियलिज्म और ह्यूमनिज्म की जो मूवमेंट, ह्यूमनिज्म जो है ये ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमैनिटी इफ यू स्टडी अबाउट इट। ह्यूमनिज्म पूरी एक मूवमेंट है। ह्यूमनिज्म इंतहाई मटीरियलिस्टिक मूवमेंट है। ह्यूमनिज्म मूवमेंट का मतलब है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये जो लिटरेचर है ये देखेगा वो बिहेवियरल अप्रोच वाला कि ये कहीं वो लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं। आपने अक्सर नोट किया होगा ये जो अक्सर टीवी सीरीज बनती है ना, उनमें बहुत ही डिप्रेसिंग एक वो कंक्लूजन दिया होता है कि जी दुनिया है ही ऐसी, डील विद इट। ठीक है, दिस इज क्वाइट अ डिप्रेसिंग सोल्यूशन कि नो वन इज सिंसियर एट द एंड ऑफ द डे। बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं अपने। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर तो कोई बंदा वो चीज़ें देख रहा है तो ऑब्वियसली उसमें डार्कनेस ज़्यादा होगी और उसमें होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चीज़ें फॉलो कर रहा है, वो लिटरेचर फॉलो कर रहा है। ठीक है, जबकि इफ़ यू रीड इस्लाम, कुरान, तो इट्स फुल ऑफ होप। सुभान अल्लाह, हदीस दे आर फुल ऑफ होप, और इस्लामिक कैरेक्टर्स दे आर फुल ऑफ होप। ठीक है, हैविंग सेड इट, वेस्ट में भी होपफुल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन मैं जनरली अगर कंपेयर करूं तो वेस्टर्न लिटरेचर इज़ वेरी डिप्रेसिंग, वेस्टर्न पोइट्री इज़ वेरी डिप्रेसिंग। ओके, तो बिहेवियरल अप्रोच वाला ये चीज़ें देखेगा कि इसकी ये चीज़ें छुड़वाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो है इसको इस कंक्लूजन पर लाई हुई है कि दुनिया बेकार। ह्यूमनिस्टिक वाले के पास जाएगा तो वो थोड़ी सी डांट डपट करेगा। उसका ये तरीका होगा कि देखो अपना कद देखो, अपनी शक्ल देखो कितनी अच्छी दी है अल्लाह ने। ठीक है ना, और अल्लाह ने तुम्हें जो है इतनी नेमतें दी हैं, अगर तो मुस्लिम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, या ये कि भाई तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्यों ज़ाया कर रहे हो अपने पोटेंशियल को। उसका तरीका थोड़ा ये होगा, आप समझ रहे, यानी वो उसके अंदर के पोटेंशियल को थोड़ा सा ललकारेगा, अंदर की विल पावर को जगाएगा कि अपना ख्याल रखो, क्या कर रहे हो, तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, ये वो। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है, यानी माइंडफुलनेस है इसमें, सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम है, कि बजाय कि वो उसे कहे कि ब्लेम। देखे, कुछ लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं तो आप मजीद विक्टिम बनते जाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी के पास गए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, अब कुछ लोग हर चीज़ में हाँ मिलाएंगे तो आप और विक्टिम बन जाएंगे। आप कहेंगे फिर मैं तो बहुत बड़ा विक्टिम हूँ या बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो हुई ज्यादती है। लेकिन कुछ दोस्त आपने देखे होंगे वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, वो कोई काउंटर नैरेटिव भी देंगे, ताकि आप भी ये एहसास करें कि मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना मेरे प्रॉब्लम्स में, या माशरे ने मुझे तबाह किया या इर्द गिर्द के लोगों ने ही मुझे तबाह किया। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है, इसी तरह सेल्फ टॉक है, इसमें एम्पावरमेंट है, एंड आस्किंग योर सेल्फ इज इट हेल्पिंग मी वगैरह वगैरह। साइकोडायनामिक वाले के पास अगर वो जाएगा या जाएंगी कि इस सोच के साथ कि जी दुनिया में मोहब्बत नहीं है या दुनिया में बस जो है ना वो तबाही है ये वो, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बातचीत करके, उनकी ड्रीम्स पूछ के या उनका बचपन पूछ के जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा निकलवा लेगा कि मिसाल के तौर पे वो ये निकलवा लेगा कि बचपन में इनके वालिद बहुत टॉक्सिक थे, उन्होंने इन्हें बहुत मारा है। ठीक है, तो इस वजह से ये इनका बिलीफ बन गया कि अगर ये ऐसा कर सकता है वालिद जैसा फिगर, तो फिर तो ख़त्म बात, फिर तो कोई भी सिंसियर नहीं है दुनिया में। हैविंग सेड इट, हम सब की ज़ाहिर कमी बेशी होती है फैमिलीज़ में, तो आप इसको अप्लाई ना फ़ौरन कर लीजिएगा कि मेरा वालिद सख्त है तो लिहाजा। ये एक्सट्रीम केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस। वालिद सख्त से मुराद है ऐसा वालिद जो बहुत एब्यूसिव हो। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। नॉर्मल वालिदैन डांटते हैं मारते हैं, कोई मसला नहीं, वो उनकी बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये बहुत ही कोई एब्यूसिव केस होगा, एक्सट्रीम एब्यूसिव केस होगा, जिसकी वजह से वो इस लेवल पर पहुंच गई, या वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया कि लव है ही नहीं, मिलता ही नहीं लव। ठीक है, या उसको किसी बहुत ही लव्ड वन ने धोखा दिया होगा जो कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है उसका। तो ये चीज़ें चारों अप्रोचेस लगाई जाती हैं साइकोलॉजी में एक बंदे के मसले को एड्रेस करते हुए। तो ये देखिए, इस एंगल से आप भी देख सकते हैं अपने इशू को थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे कॉग्निटिव अप्रोच से अपने मसले को देखें कि एट द एंड ऑफ द डे देखें ये मेरी सोचें ही हैं, ओवर थिंकिंग है, अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, दिस इज जस्ट आई एम थिंकिंग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे को खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, या मैं तबाह हो जाऊंगा या हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सोचें हैं। एक तो ये, तो इन सोचों को ठीक करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि बिहेवियरल अप्रोच से भी देखें अपने मसले को कि मेरी रूटीन क्या है। अगर मेरी रूटीन ही डिप्रेस्ड है तो फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ।
ठीक है, ये भी है एक एंगल देखने का। और कई मिसालें हैं मेरे सामने, लोगों ने अपनी रूटीन्स ठीक की, वो ठीक हो गए, जल्दी सोना शुरू किया। ठीक है, देखिए मेहनत तो है ना। अब एक बंदा कहे कि ये भी नहीं मैं कर सकता, जल्दी भी नहीं मैं सो सकता, यानी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो फिर वो तो बहुत बड़ा मसला है। फिर तो उसने या तो शैतान ने बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो चुका है, या फिर वो पता नहीं उनका बहुत ही कोई सीरियस इशू है। अदरवाइज करना तो चाहिए, सीधी सी बात है। इफ़ यू विल चेंज समथिंग इन योर लाइफ फिर ही चेंज आएगी। अदरवाइज देखिए कोई बंदा हाथ पकड़ा के तो नहीं करने वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप दूसरों पे रिलाई करेंगे तो फिर तो आप इंतज़ार ही करते रहेंगे। ठीक है, तो बिहेवियरल अप्रोच से भी आप अपने उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला कि मैं शायद कुछ चीज़ें ठीक करूं, मे बी मेरे फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं, मे बी मैं थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखूं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करके देखूं, मे बी वॉक करके देखूं, पार्क में जाया करूं, वॉक करूं। ठीक है, हो सकता है उससे मुझ में पॉजिटिविटी आए, और आती है। कई लोग जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी आती है। मे बी आई नीड टू चेंज द थिंग्स आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग, मे बी आई नीड टू चेंज द जॉनरे, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह इसमें देखें, चेंजिंग अपीयरेंस है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग रूटीन है, सिटिंग इन पॉजिटिव, एंड इवन डाइट। सम पीपल चेंज देयर डाइट और उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए फास्ट फूड इज़ वेरी डेंजरस। खा सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन डेंजरस इन द सेंस बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मैं उसको कोई हेल्दी डाइट नहीं समझता। और मैं क्या, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, ऑब्वियसली वो आपको उसके अगेंस्ट एडवाइस करेंगे। तो हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? देखिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुबह उनकी आदत थी नीम गर्म पानी में शहद डाल के खाली पेट पिया करते थे। ये बड़ी पावरफुल आदत है, और ये यकीन करें मैंने किसी दौर में लगाई थी, आज से 7-8 साल पहले। अब नहीं है ऐसी। इससे एक तो वेट लूज़ होता है बहुत ज़बरदस्त, दूसरा यकीन करें एनर्जी बहुत आती है, और तीसरा आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं उस दिन। ये मतलब मेरा पर्सनल तजर्बा है। ठीक है, इफ़ यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस, आप देखें कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत रूटीन हो कि फजर पे बंदा उठे, थोड़ा कुरान पढ़े, ठीक है ना, और उसके बाद ये पिए शहद डाल के नीम गर्म पानी में। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे। तो ये यही कोशिश है बिहेवियरल अप्रोच में, ये करना पड़ता है इंसान को। एंड सो मैनी थिंग्स चेंज। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके मसाइल हल होना शुरू हुए व्हेन दे स्टार्टेड टू चेंज देयर रूटीन्स। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से भी आप अपने एंगल उसके प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ नज़र डाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे गौर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके, और अपने मे बी अल्लाह ताला से दुआ करके, और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ आके कि यार आई नीड टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। मे बी शायद मैं इस प्रॉब्लम से बहुत टग ऑफ वॉर कर रहा हूँ, तो टग ऑफ वॉर करने से कभी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट कि है तो है, अब क्या करें। ठीक है, जैसे वो हर क्लास में बताता हूँ, बाबा जी ने कहा था अब अल्लाह मारना चाहता है तो फिर क्या करें, सैलाब आ गया है, रब ने मारना है तो फिर मारना है, की करिए, असी मरनगे, रब नू राजी करने वास्ते मर के दिखावांगे। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि भाई अब है तो है, क्या करें, अब रो कर तो जिंदगी नहीं गुजार सकते, अब कुछ तो करना है, आगे तो बढ़ना है। ठीक है, और इंशाल्लाह जन्नत को टारगेट करना है। हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जन्नत है, तो जन्नत जब तक मोटिवेशन है तब तक क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की। ठीक है, तो इसी तरह सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बकअप किया करें, पॉजिटिव रहा करें, सेल्फ टॉक किया करें कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। शैतान आपको बहुत बुरा फील कराएगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, चलो कुछ ना कुछ कोशिश तो जारी है ना, तो वो किया करें अपने आप से सेल्फ टॉक इंशाल्लाह ताला। और ये भी बड़ा ज़रूरी है, आस्किंग योर सेल्फ इज़ इट हेल्पिंग मी। ये भी अक्सर अपने से बात किया करें या लिखा करें कि ये जो सोचें हैं मेरी, एक हेल्प मुझे किस तरह से कर रही हैं, या ये जो मैंने अपने आप पे खुद प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हूँ ये मुझे हेल्प तो नहीं कर रही। ठीक है, तो आई नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन। तो ये बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होती है। ठीक है, इसी तरह साइकोडायनेमिक अप्रोच से भी आप अपने मसले को देख सकते हैं कि मे बी ये शायद कोई पास का अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, जिसको मुझे सॉल्व करना चाहिए। आई नीड टू ओवरकम इट, आई नीड टू फेस माई डीमंस, आई नीड टू बी करेजियस। ठीक है, कभी कभी हम करेजियस नहीं होते, हम उस मसले को फेस नहीं करना चाह रहे होते, तो उस मसले को फेस करें, कोई बात नहीं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये मेरे ट्रॉमा को आप हील कर दें। आप हील कर सकते हैं, अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन है जो हील कर सकता है। तो खैर अगर इसकी आप डिटेल में जाएं, साइकोडायनेमिक अप्रोच में हिप्नोटिज्म भी इसमें होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर आप साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ये सिगमंड फ्रॉयड का स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली। इसमें ट्रांसफरेंस मेथड होता है, इसमें हिप्नोटिज्म होता है, इसमें जो है फ्री एसोसिएशन एक मेथड है। ठीक है,
फ्री एसोसिएशन में होता है कि वो क्लाइंट को कहते हैं कि बोली जाओ, जो मुंह में आता है बोली जाओ, रुकना नहीं। तो वो गिबरिश भी बोलता है तो वो कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं उसकी लैंग्वेज से और उन्हें पता लग जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन या इसका ट्रॉमा क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी एक मेथोडोलॉजी होती है, कहते हैं अपने ड्रीम सुनाओ, आजकल ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, तो बड़े माहिर होते हैं, वो ड्रीम से भी पकड़ लेते हैं बात को कि इनका मसला क्या चल रहा है। जैसे स्ट्रेस के ड्रीम्स है, स्ट्रेस के ड्रीम्स डिफाइंड है, ये जो सिगमंड फ्रॉयड था और कार्ल जंग, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी की हुई है। साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है पूरा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने कुछ साइंस बताए कि अगर ये वाला ड्रीम आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रॉमा है। इनकी एक कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे आके लिखें सिगमंड फ्रॉयड एंड कार्ल जंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन। लेकिन आप ये भी पढ़ें इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, islamqa.info, आप गूगल पे लिखें ड्रीम इंटरप्रिटेशन इस्लाम क्यूए, तो वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ड्रीम जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट होती है इस्लाम की रूह से, हमारे स्कॉलर्स ने बयान किया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ड्रीम इंटरप्रेट होती है कुरान के थ्रू। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ सिंबल्स बताए हुए, कुछ नाम बताए हुए और उन सिंबल्स के साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे किसी को परिंदा नजर आता है ड्रीम में, तो कुरान में परिंदे की स्टोरी क्या है कि परिंदा क्या है, खबर लेकर आता है। अबाबील ने क्या, उसने क्या किया था, जो वो हुदहुद था, खबर दी थी। तो स्कॉलर्स कहते हैं जिसको परिंदे नजर आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसको कोई खबर मिलने वाली, अकॉर्डिंग टू कुरानिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि ये 100% कोई भी ऑथेंटिक नहीं कह सकता यही होगा। हाँ, एक हदीस मिलती है कि अगर बहुत ही अच्छे इंसान से, सिंसियर इंसान से, इल्मी इंसान से ड्रीम डिस्कस करेंगे और जो वो कह देगा फिर वही होगी, क्योंकि वो अच्छी ही कहेगा। ये भी एक टेक्निकल बात। तो कुरान में कुछ है, जैसे हबल का जिक्र है, रोप का, किसी इंसान को रोप नजर आ रहा है कुरान में तो उससे मुराद है कुरान, हबलल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की रस्सी, कुरान। इसी तरह कुरान में अगर किसी खाने का जिक्र है तो उसके साथ कोई स्टोरी अगर जुड़ी है उससे रिलेट करेंगे वो, ठीक है। तो ये पहली इंटरप्रिटेशन होती है कुरान के थ्रू। दूसरी इंटरप्रिटेशन है हदीस के थ्रू, यानी हदीस में भी कुछ इस तरह के वाक़यात आए होंगे। जैसे मिल्क किसी ने देखा तो वो इल्म है, नॉलेज है, क्योंकि नबी ने हदीस में खुद बता दिया कि मिल्क मुझे पेश किया गया और मुझे जो है वो शराब पेश की गई, वो ख्वाब में भी और जिब्राइल इस्लाम ने मिराज के सफ़र पे भी, ठीक है। तो आई चोज़ मिल्क, और मिल्क फितरत है, मिल्क का मतलब है बंदा फितरत पे है और नॉलेज मिलेगा इससे, मिल्क का ये भी मतलब है।